बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की सुबह का आगाज़ भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा और हम दोनों फिर से आ गए हैं आपकी इस सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने। आज हम सबसे पहले तो शो में बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन चूंकि मनाया जा रहा है, तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे और बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन है, जिसका मकसद इस मर्ज के हवाले से एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही देना और ये बावर करवाना है कि जीनियाती बीमारी में मुब्तला बच्चों को वालिदैन की तवज्जो नॉर्मल जिंदगी की तरफ माइल कर सकती है। बिल्कुल जी, और इस पर बात करने के लिए आज हमें बहुत ही खास मेहमानों ने ज्वाइन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर जरका और उनके बेटे मोहम्मद महद सियाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू। महद, हाउ आर यू? I'm fine. Oh, you look so fine. It's good to have you here. I know. डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत ठीक से हैं? जी, बहुत खुशी हुई। आपका इतना अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, और Thank you. देख के दिल खुश होता है Thank जब you भी very टीवी पे much. आप लोग Thank नजर you, आते हैं। Dr. Thank you Zarka. for the compliments and thank you for joining. डॉक्टर Honored, जरका, honored. क्या कहेंगी डाउन सिंड्रोम के बारे में और महद के बारे में? फिर आप क्या कहेंगी, किस तरह से ये सारा आप... जी 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 जी। जी डाउन्स मैं क्योंकि जी डॉक्टर थी, ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, तो जब आपका पहला एक्सपीरियंस होता है, जब आपको पता चलता है तो इट्स अ लिटिल डिस्टर्बिंग, इंसान परेशान होता है। लेकिन उसके बाद जब आपको पहले साल में आई वॉज क्वाइट डिस्टर्ब, क्या कैसे वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद आई रियलाइज्ड कि ये तो एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और महद मेरे इससे बड़े दो बेटे हैं जी। तो जब आपकी ज़िंदगी में महद जैसा बच्चा होता है तो ऐसे बच्चे आपकी पूरी फैमिली को इकट्ठा कर दो। बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर हम सब की कोशिश होती है कि महद को हमने हर जगह साथ लेके चलना है, महद को हमने सुपर बॉय बनाना है, एंड महद इज़ द फोकस ऑफ अटेंशन इन आवर हाउस। तो मेरे हस्बैंड बहुत कीन हैं कि इसको हम, इसके स्कूल के बारे में, ये काम सही नहीं हो रहा है, इसका ये बेहतर होना चाहिए। मेरे बेटे दोनों, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये इंग्लिश बोलता है, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले इसकी इंग्लिश बिल्कुल रूडिमेंट्री थी, ये उर्दू ही बोलता था। अच्छा। मेरा बड़ा बेटा जब ग्रेजुएट होके वापस आया तो उसने कहा कि इसको तो इसने इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि इसने आगे जिंदगी में जो तरक्की करनी है उसमें वहां पर उसको इंग्लिश की जरूरत है। बिल्कुल। उसने इसके ऊपर इतनी तवज्जो दी कि अब ये बिल्कुल इंग्लिश पे आ गया और अभी उर्दू बोलने के लिए तैयार नहीं है। आती है उर्दू आती तो है, आती है, बोलता है, स्कूल में लिखता है, उर्दू लिखने आती है, बोलनी आती है, सारों के साथ उर्दू में बात करता है। लेकिन जो फैमिली है और जो बाकी लोग हैं उनके साथ ये इंग्लिश फिर में ही बात अपने, करेंगे। हाँ। तो हम फिर महद से थोड़ी बात करते हैं। जी। महद, कौन सी क्लास में हो आप? 7A. 7A। ये A क्या है? सेक्शन ये आई A गेस, क्या क्लास है? का सेक्शन। ओके, आपकी क्लास है 7A, Yes. तो ये A क्या है इसमें? 7 के साथ A क्या है? It's a tricky question. Yeah. Okay, so Mahad, how many friends do you have in school? 12. 12 friends. तो उनके A lot नाम of आते हैं friends. आपको? No, I'm sorry. नाम नहीं पता आते उनके तो आपको? हैं, आते तो हैं। चलो मरियम, 3 के नाम मारो। बता दो महद। 3 हाँ, फ्रेंड्स। चलो 3 के नाम बता दो। Okay. बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं? Best friends, okay. हमजा। Hamza ओके, हमजा, ओके। और and Ishal ओके, इशाल, ओके। नंबर 2, नंबर 3. and Ahmed. Ahmed, okay. okay. And who else? That's it? ओके। से अब्दुल्ला। अच्छा 3, वो कह रहे हैं आपने 3 कहे थे तो 3 के तो मैंने बता दिए। ओके, 3 कहे थे Okay, तो 3 पूरे हो गए। ओके, डन। Fine. ओके, Thank you, महद। अब आप हमें भी अपना फ्रेंड बनाएंगे, पहले ये बताएं। Sure. मेरा नाम जमील सुखेरा, Okay. And उनका हिना नाम हिना नियाज़ी। नियाज़ी। Okay. अब आपकी फ्रेंड लिस्ट 12 की बजाय 14 हो गई है, Okay. तो अब हम भी आपके फ्रेंड्स हैं। Okay. So friends? Yeah. सो फ्रेंड्स, Then उनको बोलो आपका चैनल सब्सक्राइब करें, बताओ। Would you like to subscribe my video? Of course, we would love किस to do नाम से that. चैनल? Mahad Sial. महद सियाल के महद नाम से? सियाल के Okay, नाम done. से है. ये So तो- what kind of content do you put on your YouTube channel, and what do you like the most about your YouTube channel? Actually, I have 6 videos. Okay. And they're about what?
Mom, would you like to tell, please? Okay, they're about Mahad and what he does in life. Okay. So, about the science fair. अभी लेटेस्ट About the वीडियो science इसकी fair, जो okay. है, Yeah. इसके स्कूल में साइंस फेयर हुआ था, बताओ उसके बारे में ना। Your turn. अच्छा I have to Okay. tell. Okay. अच्छा साइंस फेयर था इनकी क्लास का, उसके बीच में महद की प्रेजेंटेशन थी। महद ने स्टेज पे, सारे बच्चे थे, इन्होंने बताया कि क्या साइंस, इट वाज अबाउट हाइड्रोलिक ब्रिजेस, इसने आहा। बताया। अच्छा। और ब्रिज का नाम Interesting. बता दो, ब्रिज का नाम बता दो। Hydraulic bridge. Hydraulic Hydraulic bridge. bridge, okay. और जो इंग्लैंड में ब्रिज है, लंदन ब्रिज, London Bridge. London Bridge. Okay. Interesting. उसके बारे में जबरदस्त। इन्होंने बताया। वो बाकी क्लास भी इनकी थी, तो सबकी प्रेजेंटेशन थी, तो दैट वाज वेरी वेरी नाइस। फिर उन्होंने Interesting. मुझे बताया, दिखाया कि कैसे हाइड्रोलिक ब्रिज काम करता है, पानी के प्रेशर से बंद होता है और फिर खुलता है। अच्छा that तो जबरदस्त। महद को किसने हेल्प किया उस प्रोजेक्ट में? My friends. Okay, your friends. Yeah. Okay. Interesting. जब ये चैनल तो अब फौरन से सब्सक्राइब कर। ये तो फौरन से बहुत अब जरूरी महद हो गया। सियाल का अब तो YouTube महद से चैनल। वहाँ मुलाकात हुआ करेगी हमारी डायरेक्टली। डॉक्टर साहब आपको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुश्किलात कितनी आई, लेकिन वो माएँ जो आपको देख रही हैं, यकीनन वो इन चैलेंजेस को फेस कर रही होंगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, हमें इसको इस तरीके से लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इज इट इजी टू हैंडल एवरीथिंग, या कभी कभार या मुश्किल? मेरा ख्याल है जी, हमारे मुल्क में क्योंकि इन चीज़ों पे आगाही बहुत कम है, लोगों को पता नहीं है। स्पेशल बच्चा, बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं, लेकिन लोग उनको फेस नहीं करते। एक तो रियलिटी को फेस नहीं करते कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें, बच्चे नॉर्मल होते हैं लेकिन उनकी कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, तो उनको पहचानना, क्योंकि जब आप उनको पहचानते हैं फिर आप उन पे फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आम हमारे माशरे में लोगों को पता ही नहीं चलता कि कुछ है। बच्चा डिफिकल्ट होता है, बहुत सी फैमिलीज टूट जाती हैं बिल्कुल। जब कोई स्पेशल बच्चा आता है, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, क्योंकि आपने उन बच्चों की कोई ट्रेनिंग करानी है, कोई उनको आपने स्पेशल स्कूल में लेके जाना है, उनको तवज्जो भी ज़्यादा चाहते हैं। तो उस हवाले से बहुत से, अगर माँ बाप पढ़े लिखे ना हो, समझदार ना हो, क्योंकि हमारे माशरे में सपोर्ट नहीं है ज़्यादा। सपोर्ट नहीं है, yes। पूरा लाहौर इतना बड़ा शहर है, इधर मेरा ख्याल है गिनती के 3 होंगे स्कूल्स जो स्पेशली, वैसे तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के बहुत सारे स्कूल जी हैं। जी। और इधर जो मेरा ख्याल है, इधर जो जौहर टाउन के करीब है, वहाँ पर एक स्कूल है जिसमें 70% डाउन्स के बच्चे हैं। जी। अच्छा। लेकिन दुनिया में डाउन्स के बच्चों को मेन स्ट्रीम कराया जाता है, जिस तरह ये एक नॉर्मल स्कूल में जाता है। जी। तो अगर आपका स्पेशल बच्चा, आप उसको उसकी मेराज पे ले जाएं, उस पे फोकस करके टाइम दे के सिखा के, तो वो नॉर्मल स्कूल में जाए, नॉर्मल एक्टिविटीज हो, ठीक है थोड़ा पीछे हो, डजंट मैटर, लेकिन आप जितनी एफर्ट करेंगे, इनके ऊपर हम जितनी मेहनत करते हैं, उतना रिजल्ट पॉजिटिव आता है। true तो माओं के लिए मेरा ये पैगाम है कि माएँ, अगर आपके बच्चे में कोई खास सलाहियत है, कुछ बेहतरी है, कुछ कमी है, उसके ऊपर माँ को सबसे ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। इसलिए पहले तो उसके ऊपर आप पढ़ें लिखें। मेरा तो हर माँ को पैगाम है कि वो खुद उसकी टीचर बन जाए। टीचर बन जाए। yes, अच्छा टीचर बन जाए। डॉक्टर साहिबा, आपने जिस तरह से बात की, आपने पेरेंट्स की बात की कि अवेयरनेस नहीं होती, आप ये बताएं कि फैसिलिटीज के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान में उनका क्या फुकदान है? और अगर टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं महद की टीचर्स की बात करूं, कितनी सपोर्टिव होती हैं? अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कितने सपोर्टिव होते हैं? जी, टीचर्स के हवाले से ये कि क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, महद की तो एक शैडो टीचर है, अच्छा, who is basically a psychologist. She is a psychologist, तो she understands के बच्चे को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि बच्चे सीख तो जाते हैं, लेकिन उनके मूड इश्यूज, सबसे ज्यादा स्पेशल बच्चों के बिहेवियर इश्यूज होते हैं। आप उनको बोलेंगे ये काम करो, वो कहेंगे नहीं करते। हाँ जिस जी। तरह आज सुबह इसने कहा कि मैंने नहीं आना, कल से ये इतना रेडी था, अच्छा। आज सुबह इसने कहा मैंने नहीं आना। फिर इसके वालिद साहब ने इसको, जिस ज़बान में वो बात करते हैं, जब उन्होंने उससे वो उस डांट ज़बान के में बात बात करते की, हैं, वो डांट के बात करते हैं। बस वो है ना ज़बान, वो जो मैं नहीं कर Code words सकती, हैं जो। कोड वर्ड्स हैं, इसको पता है ना। डैड ने आवाज दी, डैड ने कहा ये क्या हो रहा है, आज स्कूल से भी छुट्टी की है और उधर जाना तो तुमने उधर भी नहीं जा रहे हो, तो फिर आ गए ना फिर आप।
बहुत अच्छा किया नहीं, he's a good boy. आपसे मिलके इतनी खुशी हुई, ये तो हम तो मिस कर जाते हैं और हम अगर तो ना फॉलोवर आते तो। बन गए महत का। अब हम YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे और महत की भी फ्रेंड लिस्ट में इजाफा हो गया। बिल्कुल। 2 more friends, 2 more new friends. और हमारी मुलाकात रह जाती है, हम किस तरह मिल पाते हैं ना? बात सही। तो महत ने बड़ा अच्छा किया कि महत आ गया। Okay, Mahat, so tell us about your hobbies. Hobbies. Yeah. Drum. Do you play cricket, football, I play drums. drums? You play drums. Okay. Wow. You like music Yes. and you love to play drums. Drums. What else do nice. you like? Music. Music. What kind of music? Some kind of Pop, rock, jazz, classical. Sufi, या raps. desi. गाने का नाम बता दो तो अच्छा लगता है। Actually, Okay, कौन सा गाना पसंद है सबसे ज्यादा? I like never gonna give you up. Never gonna give you up. Okay. Yeah. Okay, interesting. So, who is your favorite singer? Oh, Rick Astley. उसी का गाना है ना, Okay, नेवर गोना yeah, गिव यू अप। ये बड़ा पुराना गाना है 70s का, और वो रिक एस्टली का सबसे मशहूर गाना है, तो वो बहुत पसंद है इनको। हम भी बहुत पसंद करते हैं उस गाने को। आप भी सुनेंगे, आपको भी अच्छा जरूर लगेगा। पसंद आएगा। Okay, महत पाकिस्तानी सिंगर्स में कौन पसंद है आपको? पाकिस्तानी सिंगर्स में कौन पसंद है? That's a difficult question, I believe. Okay, leave it, forget it. महत, खाने में क्या पसंद है? What do you like the most? Oh, कर ली मतलब की बात। कर ली। मैं कह ही रहा था कि पाकिस्तानी, ये क्यों पाकिस्तानी सिंगर्स को क्यों स्किप किया गया? असल में ज़हन में ये था खाने की बात करिए। खाने की बात। Okay, महत, That's खाने our में क्या favorite पसंद है? topic. I'm very foodie, Mahad. I love to eat all the time. oh my God. महत बहुत खाती है, ये मेरे हिस्से का भी खा जाती है। Oh my God. Yes. और मैं कहता रहता हूँ कि प्लीज मुझे थोड़ा भूख लगी है, मुझे खाने दो। Oh my God. What do you like to eat, Mahad? खेल में क्या पसंद है? Games. कौन सी? वीडियो गेम्स। No. वीडियो गेम्स कौन सी पसंद है? I don't play video games. यू डोंट प्ले वीडियो। ओके, फिर क्या क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो? I play PS4. अभी तो कह रहे थे okay. वीडियो गेम्स नहीं पसंद। No, these are video games. तो PS4 वीडियो गेम। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, okay. And Okay, है तो वो भी- do you like football, cricket, badminton, tennis? Football. Badminton. Badminton, okay. और रनिंग का भी शौक है? जबरदस्त अच्छा, भाई। तो महत कोई पेंटिंग बनाने का, कोई कलरिंग बुक्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, कुछ ऐसे आर्टिस्टिक कुछ करने का दिल करता है? अच्छा डॉक्टर ज़रका, ऐसे बच्चे फूड जैसा आपने बात की कि पिकी होते हैं, हर चीज़ इजीली पसंद भी नहीं करते, आपको फिर कितना कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि आप माँ हैं और फिर आप जिस तरह से कह रही हैं कि मुझे जिस्मानी नशोनुमा का भी ख्याल रखना पड़ता है, आपने स्मूदी का भी बताया, उसकी रेसिपी बताई, आपका अपना भी बिजी स्केड्यूल होता है, तो आप किस तरह से फिर टाइम मैनेज करती हैं? बस जी, आई थिंक इट्स द फैमिली जब तक सपोर्ट नहीं करती ना, अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, उनका एक रोल है, वो इसको डिसिप्लिन करने में, इसको जिस तरह बाल कटाने हैं इसके वो लेके जाते हैं, नाखून कटाने, ये सब जी। काम है ना जो हाँ मैं जी। एज अ मदर हर वक्त नहीं कर सकती। जी जी जी। फिर मेरे बेटों का बहुत बड़ा रोल है, वो इसके साथ टाइम लगाते हैं, वो इसको डिसिप्लिन करते हैं, फिर इसको एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। वो कहते हैं इसके लिए प्ले स्टेशन बहुत अच्छा है कि उससे इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जी, अच्छी बहुत होती है। अच्छी होगी। तो ही इज बिकम वेरी गुड एट दैट। बहुत सी इसकी नॉलेज गेम्स खेलने से इम्प्रूव की है, गाड़ियों की नॉलेज, अच्छा। मौसम, मतलब आपका वो जो कुछ आप देखते हैं वो उसको ये पिकअप करता है। वर्ड्स, रिटन इंग्लिश इसकी जो विजुअल्स हैं, क्योंकि वो साथ साथ आते हैं, वो इसको बहुत कुछ पता चल जाता है। सो एक टीम एफर्ट है, टीम एफर्ट है, यस। घर के हर फर्द को बीच सपोर्ट करना पड़ता है, और खास तौर पे बहन भाई, बहन भाई, क्योंकि बहन भाई पीयर्स है ना, वो एक बिल्कुल। दूसरे को आइडेंटिफाई, क्योंकि हम तो उनको लगते हैं जनरेशन गैप। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जितना आप लाइवली हैं माशाल्लाह, हाँ जी। आपके बच्चों को लगता होगा कि कुछ जनरेशन गैप है। ये आई मस्ट और ना कॉम्प्लीमेंट। Thank you, एक्सपोजर, I'm पढ़ा so लिखा honored. होना, और फिर इस तरह से जिस तरह से वो बता रही हैं, हर एक टास्क को, हर एक ड्यूटी को टाइम पे करना, बच्चों के खाने से लेके, पहनने से लेके, स्कूल के होमवर्क तक, जिस तरह अभी आप बता रही थी कि टेनिस क्लास के लिए जाना है, टेनिस खेलने जाना है, तो ये सारी चीजें अलाइन करने में मुझे लगता है माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और माँ जो है ना पूरी फैमिली को जोड़ के रखती है। तो इसमें हम क्रेडिट आपको भी देंगे कि आप घर में भी हर चीज को अच्छे से मैनेज महत करिए। वांट्स टू से समथिंग।
Say it, na? Say it. Okay. You are what? क्या? I love my family. I love my friends. I love my life. I love you all. Oh, Thank that's you. so kind I of love you. my family. I love my friends. Thank That you. is so cute of Wow. My dad is the best. My dad is the best. But my dad is grumpy on my dad. Grumpy on my mom. ये सारी बातें तो नहीं बता सकते ना, कुछ बातें सीधा राज में भी रखनी. Sometimes only No more sometimes. drama. No more drama. No more drama. Okay, Mahad, what's your favorite color? Black. Black. And okay, so you. What other color? What other color? Black only. Only black. Yeah. No other color. Black and yellow. Black and yellow. Do you like red? Black and yellow. Black and yellow. Don't you like red? No. Really? She's wearing red for It's you. okay. You know that? I don't like red. Okay. I'll wear black next time, okay? Okay. Deal? Deal. अच्छा महद ये बताओ कि फेवरेट कौन है घर में आपका? मामा, बाबा? My mom and dad, both of them. स्पेशल गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त महद. महद, I'll subscribe to your YouTube channel. I'll make my friends subscribe your YouTube channel. I'll watch your videos daily. I'll comment. I'll follow you. I like your videos because you're great. Your content is great. Okay. So friends, Yes. And we love you. Because you are beautiful and lovely and smart and you man, you are handsome and awesome. Oh my God. thank you, Mahad. You're handsome too. Thank you, young man. Thank you. Thank you, young man. Thank you, young man. Mahad, you are too good. You are too sweet. Thanks. And you're adorable. Beautiful बस यही है, ठीक है, आपने कह दिया ना, ठीक है, वो ये कॉम्प्लीमेंट हिना के लिए रहने देते हैं हम, Yeah. है ना? ये हम बॉयज जो होते हैं वो हैंडसम होते हैं ना? Yeah. Yes. Yeah. Because I love boys. You know boys, okay. जबरदस्त, जबरदस्त. अच्छा, गुस्सा कब आता है आपको? आता है गुस्सा या नहीं आता? Sometimes. 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 फिर गुस्से में क्या करते हो आप? I don't know. He would just chill. Yeah, chill. Chill. Relax all the time. Chill. Relax. Yeah, Ja- this is how a person should be, I believe. हाँ. Incredible. डॉक्टर साहब, आप गुस्सा आता है या नहीं आता? इसको महक हाँ को? हाँ बिल्कुल आता है. तो फिर उसमें क्या? फिर ये स्टॉम्प करके अपने कमरे में जाता है और फिर दरवाजा बंद करता है और उसके बाद बात नहीं करता. तो फिर हम भी कहते हैं थोड़ी देर इसको ठंडा होने दो. हाँ जी. थोड़ी देर जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आ जाएगा. अच्छा, ठीक हो जाएगा. ओके. तो मतलब ऐसा हमें ऐसा मतलब- नहीं है कि बात ये है कि एंगर इश्यूज हम में से हमारे घर में अब सबके साथ होते हैं. बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल. भी हैं. मूड इश्यूज भी होते हैं. तो मैंने जल्दी जिंदगी में सीखने की कोशिश की थी कि एंगर को डील कैसे करना. क्योंकि जब कोई आप पे गुस्सा करता है तो आपने उसको कैसे डील करना है. अगर आप उसको गुस्से को बराबर गुस्से से डील करेंगे तो वो दैट इज नॉट द वे टू डील. बिल्कुल. तो मैंने ये सीखा था और फिर अब हम सारे ये प्रैक्टिस करते हैं हाँ जी. कि जिसको गुस्सा हो, मूड इशू हो, वो उसको आप छोड़ दें. छोड़ते हैं. उसको वापसी का जवाब ना. उसको बोले जब तुम ठंडे हो जाओ फिर बात. फिर यस. बात तो फिर हम ये प्रैक्टिस करते हैं. गुस्सा हम सब में है तो उसको हैंडल करने का हमने तरीका ये निकाल लिया. तो हम सब फिर जब जाहिर है जब होश आता है गुस्से के बाद सबको, हाँ जी. तो फिर उसके बाद सबको पता होता है कि नदामत होती है और आगे क्योंकि ये तो इंसान की डेली की जंग है ना हमारी बिल्कुल. अपनी मूड बिल्कुल. से, अपने पर्सनालिटी से. क्योंकि जिनको अल्लाह मियां ने गुस्सा तोहफे में दिया उनको गुस्सा रोजाना आएगा. उनको तो रोजाना- जब तक कि वो हम तो वो रोजाना का जहाद है ना अपने साथ. तो और उनको वो तो बहाना चाहिए ना फिर गुस्सा करने का भी, जिनको लेकिन जब आप आगे से ठंडे होते हैं ना बिल्कुल तो फिर वो सीख जाते हैं. सीख जाते उसके हैं. बाद उनको शर्म आती है कि अब मैं करूंगा या करूंगी. तो फिर उसके बाद Yes. क्या होगा. और कोई ये- रिस्पॉन्स ये- तो ये- आगे से आना नहीं ये है. जो आपकी एक प्रैक्टिस है उसने महद को भी समझा दिया कि जब गुस्सा आए तो बिल्कुल हाइपर नहीं होना और खामोशी से कमरे में चले जाना है, अपने से 2-4 बातें करनी है खुद से और फिर वापस आ जाना है बैक टू नॉर्मल लाइफ. अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है. बहुत बिल्कुल अच्छी बात है और जिस तरह से आप जबरदस्त तरीके से इसको मैनेज भी करी हैं. डॉक्टर जरका, जो माएँ आपको देखती हैं जिनके बच्चे जो हैं वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं, बताइएगा
किस तरह से बच्चों की एक्टिविटीज प्लान करनी चाहिए, स्कूल पहुंचना इज इम्पोर्टेंट, दिन का एक जो टाइम टेबल है वो किस Routine तरह से, किस तरह set रूटीन की किस जाए? तरह से सेट की जाए? देखिए, डाउन्स के बच्चों के साथ हमें लगता है कि पहले साल से आपने उस बच्चे पे मेहनत करनी है। आपने उस बच्चे को उसी तरह रेज करना है जिस तरह आप अपने नॉर्मल बच्चे को रेज करते हैं। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो हर काम लेट करेगा। अगर नॉर्मल बच्चा 4 महीने पे बैठता है या 6 महीने पे बैठता है, तो डाउन्स का बच्चा 1 साल में 8 महीने के बाद बैठेगा। नॉर्मल बच्चा 1 साल में चलता है, तो डाउन्स का बच्चा 1.25 से 2 साल में चलेगा। तो सब माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं, बोलना भी डिलेड होता है। लेकिन आपने, जिस तरह मैं अपने बच्चों को, जब पहला मेरा बेटा था तो मैं उसको पहले साल में कार्ड्स दिखाते हैं ABCD, तो वो आपको वो जो कोशिशें आप बच्चों के साथ करते हैं वो आपको इनका रिस्पांस आए या ना आए, वो आपने जारी रखना वो है। आपने जल्दी शुरू करना है और जारी रखना है। अच्छा। दूसरा, आपने इनके साथ प्यार काम करना है। प्यार और फिर डिसिप्लिन, जिस तरह अभी हमने बात की, गुस्सा नहीं करना, नेगेटिव बातें नहीं करनी, बच्चे को धुतलाना नहीं है, धुतकारना नहीं है, उसको ये नहीं कहना कि तुम तो हो ही ऐसे ना। ओके, उसको आपने इनकरेज करना है। जो बात अच्छी कर रहा है उसकी तारीफ करें, और जो बात नहीं अच्छी कर रहा उसको इनकरेज करते जाएं, इंशाल्लाह हो जाएगी। हो जाएगी। तो पेशेंस बहुत सी चाहिए। नॉर्मल बच्चा अगर 1 दफा कहने में सीखता है तो ये 50 दफा कहने के बाद सीखेगा। बिल्कुल। और ये भूल भी जाते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि इनकरेज करना है और बार बार सिखाना है। उसके बाद ये कि आपको हेल्प लेनी है, लेकिन इतनी हेल्प, देखें मैं जब ये पैदा हुआ था हम दुबई में थे, तो हमने सबसे एक आपने देखा कि इसको बोलने में इतनी क्लैरिटी नहीं है। वो अभी भी हम इसके साथ करते हैं, लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट पाकिस्तान में हैं ही कम, और जो हैं वो महंगे भी बहुत होते हैं। और बिल्कुल। तो आपको खुद बनना पड़ता है थोड़ा सा ठीक स्पीच है। थेरेपिस्ट। तो हम जो वर्ड्स होते हैं वो हम इसके साथ रिपीट करते हैं। ओके। इसको कहते हैं आहिस्ता बोलो। ओके। और फिर उस तो रिपीट करना, दे आर ऑल्सो मंकीज। जो काम आप करेंगे, जो बात आप बोलेंगे वो रिपीट करेंगे। दे रिपीट, दे लाइक टू रिपीट। तो दूसरा, आपने जो रूटीन की बात की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव अ रूटीन। दिन का एक वक्त इस काम के लिए है, फिर आपने स्कूल जाना है, फिर आपने खेलना है, फिर आपने रेस्ट करना है, टीवी देखना है, जो भी कुछ एक्टिविटीज है, तो वो आपको रूटीन से प्लान करनी चाहिए इनके साथ। सोशल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब मैं पाकिस्तान आई थी 2010 में, ये 2008 में पैदा हुआ था, तो फिर हमने यहाँ पे अवेयरनेस के लिए एक अपना बनाया थी ऑर्गेनाइजेशन 21 अप के नाम से। ओके। आज भी 21 मार्च है। 21 मार्च इज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम्स डे। जी जी। इस हवाले से हमने उसका नाम 21 अप रखा था। तो अभी भी हम उसकी हल्की फुल्की एक्टिविटीज करते जाते हैं। अच्छा। और अवेयरनेस उसका एक बहुत बड़ा आपने part है। बहुत तफसील के साथ अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया, और हम उम्मीद करते हैं कि वो माएँ जो इस सारी सूरत हाल से गुजर रही हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी ये सारी डिस्कशन। और महद चूंकि थक भी गया है, और महद का अब यकीनन करने का दिल कर रहा होगा। नहीं, आज कोई और आज नहीं, फ्राइडे की रात को। लेकिन जुम्मे चले- की रात, ना, लेकिन ना, ऐसा चले कोई- आज खिला दें। आज महद जो है उसका सारा क्या कह रहे हैं? tomorrow. टुमारो। ओके, Tomorrow he knows his schedule. He's a good boy. मैं तो वकालत करने लगा था थोड़ी सी बात वो तो उसका schedule खराब हो जाएगा। schedule खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Zarkar. बहुत शुक्रिया। Thank you. एंड महद, थैंक यू वेरी मच। Thank you. आपके आने का दोबारा नेक्स्ट कब आ रहे हो आप? Soon, but when my age is 18, then I'll come. Okay, Dan, we'll We will wait be for waiting for you. And it was Okay. lovely having you on our show. You're too good. You're mashallah immensely talented. And we're going to subscribe to your YouTube channel. वो तो फौरन अभी ब्रेक में ब्रेक में अभी करने लगे हैं हम। बिल्कुल। ठीक है, नाज़रीन, महद? ये बहुत ज़रूरी था इस पर डिस्कशन करना, क्योंकि हमें जो ये लगता है शायद कि ये एक आजमाइश है या किस तरह से ये वक्त गुजरेगा। तो आप देखें, सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा से बात करना, उनके बेटे से मिलवाने का मकसद बेसिकली ये था कि हर वो घर जहाँ पर स्पेशल चाइल्ड है, आप उनकी टेक केयर करें, उनको हैप्पी रखें। आप खुद भी एक अनॉय हो जाते हैं या उस बच्चे पर भी आप Frustrate हो जाना frustrate हो अक्सर जाते हैं, और उस parents, बच्चे और पे panic कर जाना, गुस्से पे बिल्कुल। गुस्सा निकालते हैं बच्चे पे। और
इन सारी चीजों से निकले। आपने डॉक्टर साहिबा की बातें सुनी। एंड शी इज अ रोल मॉडल। इट्स वेरी इजी टू हैव अ नॉर्मल लाइफ विद योर स्पेशल चाइल्ड, यही कहूंगा मैं तो। और ब्लेसिंग है भाई, इट्स अ ब्लेसिंग। और फिर ऐसी माएँ भी ब्लेसिंग है ऐसे बच्चों के लिए। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सारा हमने प्रोग्राम डिजाइन किया जिसमें हमने डाउन सिंड्रोम पे बात की, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अपने बच्चों को बहुत प्यार से ट्रीट करें क्योंकि खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, और इस दिन को मनाने का आगाज जो है वो 2013 में किया गया, जिसका मकसद जो है वो कुराए अर्ज को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए जंगलात की अहमियत से मुतालिक शऊर उजागर करना है। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर चीज़ का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ताल्लुक है जंगलात से। और अगर बात करें अक़वाम मुत्तहिदा की, तो उनका ये कहना है कि जंगलात का वजूद किसी भी मुल्क के माहौल, मईशत, तरक्की और शहरियों को मुख्तलिफ जो है ना, मुझे लगता है कि तरीके से तवानाई फराहम करता है। और अगर हम जंगलात की बात करें तो माहौलियाती आलूदगी में कमी का बायस भी बनते हैं, जबकि दरख्तों पर लगे फल जो हैं अक्सर हमने देखा है कि उनकी तिजारत हो रही होती है और उनसे हासिल होने वाली जो लकड़ी है उससे कागज़ बनता है। और तिब के लिए भी अहम अशिया जो है ना वो किसी भी मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं, तो इसका मेडिसिन में और भी कुछ रोल है। आदादो शुमार भी हैं जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि किसी मुल्क में सेहतमंद माहौल का होना बहुत ज़रूरी है और 25% रकबे पर जंगलात का होना बहुत जरूरी है एक स्टडी के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान में कुछ साल कबल तक जंगलात का कुल रकबा 4% से भी कम, जिसमें बतदरीज कमी आती जा रही है। तो आलमी सतह पर तमाम जंगलात का तकरीबन 30% पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बुनियादी तौर पर तकरीबन 1 अरब 15 करोड़ हेक्टर जंगल का इंतजाम लकड़ी और दीगर जंगलाती मसनूआत की पैदावार के लिए किया जाता है। इसके अलावा 74 करोड़ 90 लाख हेक्टर एक से ज्यादा इस्तेमाल के मुख्तस किया गया है, जिसमें अक्सर पैदावार शामिल होती है। तो ये जो कुछ आदाद शुमार हैं ये आपके साथ मजीद भी हम शेयर करेंगे। तो बेसिकली जंगलात के आलमी दिन के मौके पर कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में भी इस तरफ तवज्जो दी जाए, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है क्लाइमेट एक्टिविस्ट अम्मार राशिद साहब ने। अम्मार साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अम्मार साहब, अगर हम कहीं गलत हैं तो हमारी तस्दीक कर दीजिएगा। जो आदाद शुमार हमने अभी नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं, और पूछना मैं ये चाहूँगा आपसे कि जंगलात इंसानी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी हैं, कितने ज़रूरी हैं, और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जंगलात जो हैं हमारी जो माहौलियाती सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए बहुत अहम है। ये जो क्लाइमेट के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अब्जॉर्ब करके जंगलात जो हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह से हमारी हवा को साफ़ करते हैं, हमारे पानी को भी साफ़ करते हैं। जंगलात उसके अलावा हमारी बहुत सारे एनर्जी नीड्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हमारी तकरीबन 90% जो रूरल ख़ानदान हैं जो जिनका ज़राई इलाकों से ताल्लुक़ है वो जंगलात को एनर्जी के लिए मतलब घर में फायरवुड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी होती हैं। मुख्तलिफ अगर एग्रीकल्चर की भी आपको ज़रूरत है तो उसके अंदर भी इर्द गिर्द जंगलात का होना और उनके जो अंदर माइसीलियल नेटवर्क्स होते हैं वो आपकी ज़राई ज़मीन को भी फर्टाइल करते हैं ऑब्वियसली। और पूरी बायोडाइवर्सिटी जो हमारी मुख्तलिफ स्पीशीज़ प्लांट्स की, एनिमल्स की मेजॉरिटी जो स्पीशीज़ हैं जो जिनको हम इस्तेमाल शायद ना भी करते हों लेकिन हमारी पूरी क्लाइमेट को चलाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, वो हमें जंगलात में ही मिलते हैं। साथ साथ ही हमारी पानी को भी प्योरीफाई करने में जंगलात का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो इसेंशली इट्स क्रिटिकल फॉर लाइफ इटसेल्फ। जी ठीक हो गया अम्मार साहब। ये जो चंद कुछ सालों में ज़राई ज़मीन जो है जहाँ पर हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ या डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स हमें देखने को मिलती हैं, क्या कहेंगे इसने माहौल को कितना असरअंदाज किया है? हाँ जी, मेरे नज़दीक जो हमारे शहरों की जो स्प्रॉल है यानी कि बतदरीज उनके ओवरऑल एरिया में इजाफा है इन द शेप ऑफ सबर्बनाइजेशन और हाउसिंग सोसाइटीज़, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि हमारे तमाम बड़े शहरों के अंदर उनके मास्टर प्लान्स को तजावज़ करके नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। उसके अंदर सरकारी इदारों की हाउसिंग सोसाइटीज़ DHA जैसी भी शामिल हैं और बहरिया टाउन जैसी और दीगर छोटी छोटी सोसाइटीज़ जिन्होंने ना सिर्फ फॉरेस्ट कवर हमारा मज़ीद कम किया है, उन्होंने हमारी ज़राई ज़मीन को भी रियल इस्टेट के अंदर कन्वर्ट किया है।
उससे ये होता है कि हमारे मज़ीद जो वाटर टेबल्स हैं हमारे शहरों में, उनके ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जितने आप शहर और फैलाएंगे उतने ज़्यादा जो वाटर टेबल है उसके ऊपर मज़ीद कमी आएगी। मज़ीद इसके अंदर इसकी वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद हमें लगाना पड़ता है। जब नई रोड्स बनती हैं, नई हाउसिंग स्कीमें शहरों के बाहर बनती हैं, तो नई आपको गाड़ियों की भी ज़रूरत पड़ती है। एयर पोल्यूशन में भी उससे मज़ीद इजाफ़ा होता है। तो इस तरह के लाजवाल जो हैं इस तरह के हैं असरात हमारे जो एक्सपेंशन है हमारी अर्बन शहरों की, जिनकी वजह से हमारी ना सिर्फ इकोलॉजी के ऊपर असर पड़ रहा है बल्कि साथ साथ एक पूरी नेचुरल इकोनॉमी भी तबाह हो रही है। अमार साहब, हम हमेशा हुकूमती इक़दाम की बात करते हैं। आप ये बताइए कि इंडिविजुअल लेवल पर एक शख्स क्या कर सकता है कि अपने हिस्से की जो कहते हैं ना शमा जलाना, तो क्या इस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और अगर हम माहौल की बात करें, आबो हवा की बात करें, अभी हमें स्मॉग का सामना करना पड़ा, तो किस तरह से हम इंडिविजुअल लेवल पर अपना जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं? एग्जैक्टली जी देखें, यकीनन हर कोई अपनी सतह के ऊपर अपने अपने इलाके के अंदर, अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपने काम की जगहों के अंदर प्लांटेशंस तो कर सकते हैं, दरख्त भी लगा सकते हैं और ऐसे बिलियन ट्री सुनामी जैसे इनिशिएटिव्स में हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे हर शहरी को पॉलिसी चेंज डिमांड करनी चाहिए और उस पॉलिसी चेंज के लिए ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। क्योंकि हम अगर इनफरादी सतह पे काम करते भी रहें, लेकिन अगर शहरों का इस तरह बतदरीज इजाफा होता जाए, लोग ज़रूरी ज़मीन को रियल एस्टेट में कन्वर्ट करते रहें, फॉरेस्ट को रियल एस्टेट और हाउसिंग सोसाइटियों में कन्वर्ट करते रहें, तो भले हम इंडिविजुअली जितने भी दरख्त प्लांट कर लें, वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस डिस्ट्रक्शन। तो हर शहरी का ये हक बनता है कि अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने नेबरहुड में देखें कि क्या इस तरह जंगलात के ऊपर उसी तरह तबाही उनको ख़त्म किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो वो अपने MNA से, MPA से पूछें, अपने सरकारी दफातर से पूछें, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से पूछें, ये जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हर शहर में, चाहे CDA हो, LDA हो, KDA हो, इनसे पूछें कि वो इनको बचाने के लिए क्या करें और अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें। क्योंकि अगर हमने ज़राअत को अपने आने वाले वक्त में नहीं बचाए तो जो क्लाइमेट क्राइसिस पाकिस्तान में वैसे ही बहुत शदीद है, लेकिन जंगलात और ज़राअत के बगैर हाँ ये मुल्क जो है अगले 10 से 20 सालों में अनलिवेबल हो जाएगा। सिर्फ अगर आप टेम्परेचर की बात करें, बाकी मसाइल को छोड़ें, क्योंकि दरख्त जो हैं आपका टेम्परेचर भी कम रखते हैं। तो ये हर शहरी का आई थिंक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शहरों में, अपने कस्बों में, अपने इलाकों में ना सिर्फ खुद दरख्त प्लांट करें, प्लांटेशन ड्राइव्स का हिस्सा बने, लेकिन साथ साथ अपने जो हमारे जो रियासती एहलकार हैं, जो हुकूमती अफसरान हैं, हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, उनको जाकर पूछें कि वो इन जंगलात को बचाने के लिए, इन शहरों की स्प्रॉल को रोकने के लिए, ज़मीनों की बंदर बांट को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और उनसे ठोस इक़दाम को डिमांड करें। वेरी राइट। और इसमें आप ये भी देखें अमार साहब के हुकूमती प्रोजेक्ट्स जब भी लगे उसके बाद खबरें यही आती हैं कि उनकी टेक केयर नहीं की जाती, और कभी वो जल जाते हैं, कभी उखाड़ लिए जाते हैं, तो ना तो उनका ख्याल रखा जाता है, ना ही उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता है। अच्छा अमार साहब, आपने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी क्लाइमेट क्राइसिस की। आप देखें कि पूरी दुनिया में भी जो खिलाफ वर्जी की जा रही है क्लाइमेट की, उसमें सफ़र पाकिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान का इतना हिस्सा नहीं है माहौल की आलूदगी बढ़ाने में, लेकिन दीगर ममालिक हैं और उनका खुमियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ रहा है। उसमें पेरिस एग्रीमेंट का भी मैं हवाला देना चाहूँगा। तो पूरी दुनिया से फिर फंड्स भी आते हैं और पूरी एक कोशिश की जाती है कि इस क्लाइमेट चेंज को जो है, क्लाइमेट क्राइसिस को ओवरकम किया जाए। तो आपको लगता है कि सिर्फ इसी एक सेक्शन में हुकूमती इक़दामात हमारे काफ़ी हैं, या आपकी नज़र में कुछ नहीं हो रहा? जी मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने पिछले एक साल में इंटरनेशनल सतह के ऊपर तो आई थिंक काफ़ी अच्छी कोशिशें की हैं क्लाइमेट क्राइसिस को उजागर करने की, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे उसके असरात से पूरी दुनिया को वाकिफ़ करने की। और जो आखिरी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारी डेलीगेशन ने काफ़ी अच्छा किरदार किया, ख़ासकर एक लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड के हवाले से कि जो अमीर ममालिक हैं, जो ज़िम्मेदार हैं ज़्यादातर क्लाइमेट ब्रेकडाउन के, उनको गरीब ममालिक को वो एक फ़ंड दें जिसके ज़रिए वो अडेप्टेशन के लिए ख़र्चा कर सकें। तो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तानी हुकूमत की अच्छी काविशें रही हैं। अलबत्ता अगर हम लोकल डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें तो उसमें हमें इस हुकूमत के दौरान तो हमें कोई ऐसी ठोस
इकदाम हमें नहीं नज़र आते। उन्होंने पिछली जो बिलियन ट्री सुनामी जैसे इनिशिएटिव्स को भी उस तरह से कंटिन्यू नहीं किया जिस तरह आप कह रहे थे कि इन प्रोग्राम्स को एक सस्टेनेबल तरीके से चलाने की ज़रूरत है। अगर आप एक वक्त प्लांटेशन कर देंगे और लोगों को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो उससे चंद महीनों बाद या चंद साल बाद वो लोग फिर से उधर लॉगिंग कर देंगे। तो वी नीड पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी, और साथ साथ वही बात है कि ये हुकूमत लोकल सतह के ऊपर क्या कर रही है। क्या मैं कल देख रहा था, एक वीडियो कल ही आई, कराची के अंदर कीथर रेंज में बड़े पैमाने के ऊपर लॉगिंग हो रही थी, पहाड़ों को काटा जा रहा था बैरियर टाउन कराची एक्सपेंशन के लिए, जो कि एक प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है। तो अगर हम अपने नेशनल पार्क्स को भी रियल एस्टेट में कन्वर्ट होने से नहीं रोक सकते तो हम फिर सारी दुनिया को क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा क्लाइमेट ब्रेकडाउन है। अगर हम अपना फॉरेस्ट कवर इतनी तेजी से तबाह कर रहे हैं तो हम किस मुंह से किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं अमार राशिद साहब, बिल्कुल। और बिल्कुल अमार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट था डिटेल से इस पर बात करना, क्योंकि ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज बल्कि जब ये आता है बारिशें ज़्यादा होती हैं, उसमें लैंडस्लाइडिंग होती है, नुकसान होता है, इन सारी चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह अमार साहब कह रहे थे कि अगर हमने अभी दरख्त ना लगाए तो आने वाले 10, 15, 20 सालों में लिवेबल ही नहीं होगी ये ज़मीन हमारी। और जमील फिर ये बात भी मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी कि हम लोगों को बाकी कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, हम खुद क्या कर रहे हैं। हमारे पास माउंटेन्स हैं, हम हर जगह तो हमने हाउसिंग सोसाइटी बना लेनी होती है, फिर अब पहाड़ जो हमारे पास मौजूद है उनको भी अगर हम काट के वहां पर भी हम रोड, सड़कें और सोसाइटीज बनाना शुरू कर देंगे तो हम तो चीजों को, माहौल को, पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करें। नाज़रीन, आज दुनिया भर में कठपुतलियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कठपुतली बच्चों और बड़ों के लिए यकसा तौर पर मकबूल तफरीह है, और अमेरिका में 1937 में पपेट से तमाशा करने वाले माहिरीन ने बड़े पैमाने पर पपेट से मुतालिक मालूमात को आम भी किया था, जिसके बाद दुनिया भर में कठपुतली थिएटर्स, स्टेज, टेलीविजन और फिल्मों में भी इस फन का मुजाहरा किया जाने लगा। मुझे तो याद है कि मैं अपने बचपन में कार्टून्स भी देखता था जिसमें पपेट्स परफॉर्म कर रहे होते थे। अंकल सरगम, हिना से हम पूछ लेते हैं अंकल सरगम, हिना को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा याद हो कि आपने पपेट शो देखा हो? अंकल सरगम का पपेट शो देखा है। हाँ, बचपन में फेवरेट होता था। बिल्कुल, बचपन में। अभी भी अगर आप YouTube पर देखें और अगर हम इस पपेट शो की बात करें, वैसे तो जमील, अब मैं पिछले दिन ओल्ड लाहौर गई हुई थी तो वहां पर भी मैंने देखा कि पपेट शो हो रहा था। और जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं आपको बहुत खुशी होती है। और वो पपेट शो इतना इंटरेस्टिंग था कि जो भी वहां से गुजर रहा था वो उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा था। मतलब टाइम की कमी के बायस क्योंकि मैं ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाई, लेकिन मैंने भी उसको एंजॉय किया जितना मैंने देखा। पूरी दुनिया में अब तो बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस होते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े स्टेज सजते हैं जिसमें पपेट शोज होते हैं, और बाकायदा मुश्किल काम है, बाकायदा बहुत मुश्किल काम है। यस, नो डाउट। हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सादान पीरजादा साहब COO हैं पपेट्री म्यूजियम लाहौर के। बहुत शुक्रिया सादान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमने अपने इंट्रो में कुछ मिस तो नहीं किया रिलेटेड टू पपेट्स? आई थिंक you covered it well. अगर कुछ रह गया सर तो आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। Yes. अच्छा सर, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये है क्या, कठपुतली तमाशा है क्या, इसके आगाज के बारे में भी हमें बताइए और फिर किस तरह से ये पाकिस्तान में आया। I think puppetry एक फॉर्म ऑफ थिएटर का एक हिस्सा है, स्टोरी टेलिंग है, सारी इसमें मूवमेंट है, इसकी डिजाइनिंग है, इसका म्यूजिक है, स्पीच इसमें काफ़ी इन्वॉल्व्ड है। एंड 5th सेंचुरी में इसके ट्रेसेस सामने आए थे, और जब इसको पीछे अगर थोड़ा सा ट्रेस करें तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट एंड इजिप्ट के अंदर 2000 BC में इसकी शुरुआत नज़र आई थी, और 3000 BC में एंशंट ग्रीस के अंदर इसकी नज़र आई थी ट्रेसेस। एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर। एंड इसकी जो एक बहुत बड़ी, जिस तरह ये पपेट डे हम मना रहे हैं, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन 18th कांग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। एक यूनिमा इसका अदारा है जो यूनियन होती है पूरी वर्ल्ड की, यूनियन ऑफ पपेट। जिस तरह हमारा कल्चरल सेंटर जो है उसमें म्यूजियम है, हम उसके मेंबर्स हैं, तो दैट इज द यूनियन ऑफ पाकिस्तान। तो
there was an Iranian puppeteer who gave this proposal कि एक World Puppet Day होना चाहिए in 2000. Okay. And then in 2003 it was approved, and the first day was celebrated in Atlanta, Georgia. And कि ये इतने, and there are more than I think 3,000 puppet festivals in the world. Yes. And Pakistan में I've been involved for almost 50 years now. जी जी And we have built this museum जो लाहौर में है, जी। is one of the 10 best properties in the world. वाओ And 10 best Zabardast. properties means it's been built specifically for a puppet museum from scratch. ओके And our family built this project, and इसके अंदर 35 countries से puppets हैं. ओके And as old as 200 years old भी हैं, 150 years भी हैं, 60 years की भी हैं. And Zabardast. it is built on 44,000 square feet area, and it's a very special project. वाओ And इसकी we have a lot of people we have trained there, and इसकी एक बहुत special जो uniqueness है is this museum performs shows also. Okay. And we create puppets also. A lot of museums don't do that. डोंट डू दैट we सर were- यहाँ पर लोगों को आप ट्रेनिंग भी क्या देते हैं we train a lot of people. We Alright. especially train young kids. We have a workshop. ठीक है। It's a hands-on puppet workshop. My daughter Yamina Pirzada, she heads that. She makes these workshops, ठीक है and she also travels abroad and does these workshops. अमेजिंग अभी- अमेजिंग जबरदस्त। आप इतने अरसे से सादान साहब मुंसलिक हैं इस शोबे से। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस फन की क्या अहमियत है और इस पर मजीद कितना काम होने की ज़रूरत है? इसमें आई थिंक कोई अहमियत नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि हम ये तो एक पपेट्री तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक हिस्सा है। जिस तरह म्यूजिक है, थिएटर है, डांस है, डिजिटल साइड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आई थिंक गवर्नमेंट इज नॉट बीन काइंड, and at the moment I think everything is finished. As जो हमारे festivals थे जिस तरह, बिल्कुल। we have done 85 international festivals in Lahore वाओ and took the world, brought the world Here, come to Pakistan, Pakistan, yes. and पूरे इसमें 65 countries से ग्रुप्स आए हैं, puppetry में, डांस में, थिएटर में, म्यूजिक में, सूफी फेस्टिवल्स में। फिर हमारे दोनों कैफेज में म्यूजिक होता है फ्री। हाँ जी बिल्कुल कव्वाली पूरे लाहौर में हमने फैला दी है। 16 हाँ जी। साल की है, तो उसका इम्पैक्ट आई एम सो हैप्पी के जी, पीरूज कैफे। आई फील वेरी प्राउड टू सी के इतनी कैफेज में म्यूजिक बज रहा हाँ है जी। और म्यूजिक फैल रहा है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दीज म्यूजिशियंस। सो आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड इनका जो हमारा जो दे शुड यू नो अप्रूव द पॉलिसी। देयर इज नो पॉलिसी, वी हैव नो पॉलिसी। जिस तरह एक इंडस्ट्री होती है उसकी पॉलिसी होती हाँ है, यू जी। जिस तरह आपका ये मीडिया इट कम्स अंडर पैमरा, उसके रूल्स है। वी डोंट नो वे टू गो बिकॉज देयर इज नो पॉलिसी। जब पॉलिसी नहीं होगी यू विल नॉट हैव एनी। पीरजादा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो पपेट शोज की अगर हम बात करें तो ये स्कूल लेवल में जिस तरह बच्चों के इवेंट्स होते हैं, थिएटर प्रॉपर होता है, वहाँ पे ड्रामाज होते हैं, अब तो शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, आप क्या समझते हैं कि इस तरह का एक तो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, और फिर कितना ज़रूरी है कि स्कूल लेवल पे ही बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाएं? जहाँ हम क्रिकेट की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, कितना ज़रूरी है कि बच्चों को It's very arts, culture- important. जी It's very important. We've worked also with Sesame Street. They're 40 years old. Company operates out of New York. We made Sesame Street Pakistan, and they were shocked. And they were shocked to see the energy, the resilience, the art form, and the development of the puppets. Normally, and they say, their vice president said that these puppets are New York standard. वाओ अच्छा, रफी पीर जबरदस्त। ने जो कंट्रीब्यूट किया,
And there was a because once we were working together, तो हमारी एक वीडियो कॉल होती थी, उसमें रीजन से सारे आते थे. And the Germans said that what Rafi Peer has achieved in first year, we could not achieve in 6 years. Wow. So पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, यूथ में बहुत टैलेंट है. I think this should be a complete subject. It should be in the university. It should be a faculty. और या गवर्नमेंट इस आर्ट फॉर्म को बचाए किसी तरह. गवर्नमेंट इस आर्ट फॉर्म को क्यों बचा नहीं पा रही? मैं आपकी बातों से ये अखज़ किया मैंने कि वो टाइम जब मुख्तलिफ फेस्टिवल्स होते थे, तो आज वो क्यों नहीं हो रहे? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कितनी देर से नहीं हो रहे, और आपको हुकूमत की कहाँ इसमें नाकामी नजर आ रही है? नाकामी, आई थिंक गवर्नमेंट जब तक पॉलिसी नहीं बनाएगी तब तक कुछ इफेक्ट नहीं हम तक पहुंचेगा. आई एम एन एंटरप्रेन्योर, यू नो, आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑफ आर्टिस्टिक oldest organization of Pakistan, and our family has contributed along with our father. Yeah. We've contributed in this country the art form, the knowledge, teaching in our way. And I think कि ये जो इदारों की fault है, जिसमें ये सारे आर्ट्स काउंसिल्स फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, इनके जो प्रेसिडेंट्स या हेड्स जो होते हैं वो खुद कॉनसोर्स बन जाते हैं. बिल्कुल. दे हैव टू स्टॉप दैट. गवर्नमेंट फंडिंग देती है, रियासत के पैसे उनके पास आते हैं, वो जो भी होता है उस वो आगे नहीं जाते. नहीं, वो क्योंकि खुद डायरेक्टर बन मैं ये जाता कहने है लगा था कि आर्ट्स एंड और वो उस पैसे को खुद स्पेंड करते हैं, अपने फेवरेट्स पे स्पेंड करते हैं, अपनी अकल से स्पेंड करते हैं. और जो आर्ट फॉर्म है वो एक स्टैंड स्टिल पे है. हम तो खुद कर रहे हैं, तो हम बचे हुए हैं. और भी बहुत ग्रुप्स हैं, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. मींस हमारी फैमिली ने वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट वी हैव मेड we had to work very hard, but we've achieved what we wanted. no doubt, no I am doubt. worried for the youth, young people who are coming. And नहीं, ये रफ़ी पीर की बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा कामयाबी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में आखिर आर्ट्स एंड कल्चर का जहाँ जिक्र होगा वहाँ रफ़ी पीर का जिक्र ज़रूर होगा. अब मैं यही आपसे कहने लगा था कि हुकूमती महकमा तो है आर्ट्स एंड कल्चर का, और उसकी बजटिंग भी होती है 100%. लेकिन आपने जिस तरह कहा कि you know, we are the, अगर आप रिसर्च भी करें, I'm not talking against anyone, but what I'm saying, we are the only private cultural center of Pakistan, which is built over almost 3 acres of land, and the whole museum, and we have 45 employees. And हमने 25-30 साल से वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं. And COVID and this time, whatever the biggest challenges around the world for everybody, we didn't let the company go. जबरदस्त. That's resilience, that's passion, that's love, and that's taking care of your people. If you don't have if you have your trained team, they've worked with you, you have to save them one day. So I think this country needs to start funding entrepreneurs. Exactly. Not कि वो जो डायरेक्टर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, वो खुद एंटरप्रेन्योर बन जाता है. बिल्कुल. He is using his brain and he can use it and give it to anybody. Anybody. But he should not be spending the money himself. बिल्कुल नहीं. very World right. over, globally, I've traveled. I worked for more than 6 centers in Europe as a curator for music, especially for music and in Sufi music, and I've met the top people there. Wow. They're very simple, and they say we can't even touch 1 penny with our own brain. We have to select, give it to the artists. Artists then decide कि होना क्या. होना क्या है. यहाँ पे तो वो कंट्रोल्ड है सारा. कोई बंदा 20 साल से बैठा हुआ है, कोई 11 साल से बैठा हुआ, अपने नाम पे बिल्डिंग भी करवा रहा है. बिल्कुल. But This is not the way. They have nothing to do with the music. They have nothing to do with performing arts. Performing arts. Completely. Or anything. Yeah. Anything. इस वक्त even nationals have stepped back. हमारी जो
कल्चरल मिनिस्ट्री थी या हमारा जो कल्चरल मूवमेंट की सक्सेस थी वो मल्टी नेशनल्स थी, वो भी पीछे हट गई। बिल्कुल। गवर्नमेंट तो कभी थी ही नहीं। ये तो एक हमें जिस तरह सोल्जर्स काम करते हैं या जिस तरह एक जंग लड़ने, एक जंग बिल्कुल, थी जंग। मेरे लिए। आई थिंक इट वाज अ वॉर बिल्कुल। and we fought it and we still fighting. बिल्कुल। And I only feel, I mean, I'm 65 years old and I've 50 years in trade, and I have no regrets because I've achieved a lot of things in my life, अल्हम्दुलिल्लाह। and I've seen a lot of things. But I think सेंस ऑफ we had कंटेंटमेंट है। many opportunities to just go. You know, this museum has been 4 times invited in Gulf states. कि सारा उठाएं और ले आएं. I said no. This is the property of kids of Pakistan. अरे वाह। Wow. It was built for them. Yeah, it'll It will stay here in remain for them. Pakistan. Yes. It is not for the city of Lahore. It's for the kids of Pakistan. Pakistan. पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए ये बनाया है। Absolutely, ये एक absolutely. philosophy है, एक That's a फलसफा है। wonderful approach, I believe. That's a डॉक्टर wonderful साहब, आप approach. फिर हाउ डू यू मीट योर एक्सपेंसेस, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है, फिर एम्प्लॉयज हैं और ये सारी चीजें। Yeah. नो डाउट एक प्राइवेट काम तो एक ठीक है, वो तो It's a very tough question, but we've been moving on. हमने उसके Trainings भी तो लोगों की होती हैं कुछ। We go and perform for different companies अच्छा। and हम सारा उसका जो भी फंडिंग है, फिर हमने कैफे बना दिया था वहाँ पे क्योंकि लाइफ जी। नहीं थी। People think that they're in a restaurant. It's not the restaurant. It's an art cafe. You're talking about Piru's Cafe. जी जी, it's an yeah. arts cafe because वो cultural center है to Exactly. bring life and then it's a sustainable model. अच्छा सर, अगर हम ये पपेट शोज की बात करें, आर्ट्स एंड कल्चर का बहुत एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, किस तरह से इसको हम रिवाइव कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि एक तो वन मैन शो है ना, आप सारा कुछ खुद मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, खास तौर पर लर्निंग इसके थ्रू बिल्कुल। बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत बड़ी अभी हमने एक फेस्टिवल किया है, my daughters were handling that, Alina and Yamina. ओके, So it was making a puppet festival. It was all on digital. पूरी वर्ल्ड से लोग उस पे 3 दिन का फेस्टिवल था। अब एक हम कर रहे हैं फॉर स्पेशल किड्स। It's a global festival फॉर स्पेशल किड्स। for special kids. It's a very important thing for teaching. It can start from a classroom. Even in classrooms, people teachers are learning how to. So it's a very important subject या because it involves music, it involves acting, it involves costumes. You know, it Bilkul. involves dance. या You have to have movement. इट्स बेसिकली amalgamation of everything. Yeah, It's like, and there yeah. are hundreds of forms of puppetry today. You know, True, true. एक form में भी क्योंकि we learnt a lot Yeah. by bringing these people, and there was a puppet theater from paper and fire. So he just had one string and newspapers, and he would make things, cut them, and hang them and burn them. तो वो black stage के ऊपर वो सारी चीजें, वो जो पेपर जलता था, used जी, to जी, जी। create a form. So it was puppetry, and he had music, and he would dance, and so Oh I my think, God. look at the Creativity. end, कि उसने उस फॉर्म को किस तरह Present उसने किया और accept किस तरह से करवाया, बिल्कुल। traveled to Pakistan, and he performed. And I've seen that kids, language is not the barrier for kids, it's the movement. There was a show from Norway, and the mother came and she said that हमारे लाहौर के फेस्टिवल की मैम जी। कि इन बच्चों को उर्दू का शो दिखा दें क्योंकि वो they don't understand the language. So I went with her. I said I'll take them to another show. Yeah. So when we went back, the kids won't go. I said no, because वो They were so into in that. 2-3 minutes they were stuck, Yeah. and it was in not their language. It was the movement, the color, and the music. So I think That created an आर्ट्स impact. की एक अपनी लैंग्वेज और उस बिल्कुल। लैंग्वेज को समझने हमारा जो म्यूजिक है पूरी बिल्कुल। दुनिया में लोग सुनते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल। So it's not that Abida Parveen, I've traveled with her so many times, यूरोप में,
And I think most of the audience that I saw was 90% was From other They were countries. foreigners, they were from other that countries. country. And we were not even 5%. And they were like spellbound. So it's all about, like we listen to Exactly. Mexican music or flamenco music. I think music, arts, culture, I think they have no boundaries. No हमें boundaries. इस चीज़ और इनकी की अपनी एक बिल्कुल language है। We language need है। to save it for this country. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। We are in totally a different dimension, and बिल्कुल। in last 15 years सबसे बड़ा damage हुआ. बिल्कुल We बिल्कुल absolutely। slided back on the floor. We were here in this region, especially. Not that it was our festival, but our festival was copied in the neighboring country. बिल्कुल, बिल्कुल। कहते थे ये क्या कर रहे हैं? हाँ। Let's go and see what the Pirzadas are doing in Lahore. Yeah। The World Performing Arts Festival. बिल्कुल जी। And वो एशियन पैसिफिक के अंदर बेस्ट फेस्टिवल बन गया था. जी Yes. And the government should have owned it. जी जी जी। We were attacked 3 times. Yeah। Proper उस पर terrorist attack हुआ था. Government never helped, you know. Festivals you can't make in a day. Absolutely, you're हमने अपनी बसंत very भी- right and very well said. We keep talking about horse and cattle show. Horse and cattle show is not a cultural, it's an agricultural show. Agriculture. It's basically livestock. बिल्कुल। I mean, that's what we think it's culture. It's not culture. It's not. It's certainly it's not. A बिल्कुल good show बिल्कुल। or bad show is हाँ, वो not the बिल्कुल thing. totally It's- different है वो हम उससे। जब बात Art करते से, हैं, बिल्कुल। that's where our minds are. You know, that's how our cultural department thinks कि जी horse and cattle show होता था. भाई that was for Horse the and cattle show का agriculture. arts and बिल्कुल। culture से कोई लेना तो देना नहीं। बिल्कुल सही कहा। True that, true उसमें that। वैसे जैसे हाँ, there's बिल्कुल। nothing to do. हाँ, बसंत and ये जश्न बहारा. ये These ये are हम- cultural shows. Cultural shows, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आजकल नहीं हो रहे और कई सालों से नहीं हो होने चाहिए थे. बिल्कुल। जश्न बहारा एक डिफरेंट तरीके का था. इट्स गुड दैट इट्स टेकिंग प्लेस, थैंक गॉड कि कोई तो कर रहा है. बिल्कुल। लेकिन बसंत के साथ बहुत ज्यादती हुई. आई थिंक इट वाज अ फेरी टेल. Yeah. Absolutely। फॉर मी इफ आई डिस्क्राइब बसंत इट वाज अ फेरी बिल्कुल। टेल कि हम पतंगे शादान लाके हम पूरी रात उनको सिर्फ पतंगों को जी, देखते थे. रहते थे। अच्छा शादान ये पीर क्या ज़ादा साहब, चीज़ है? इतनी बातें हैं और इतना कुछ हम और पूछना चाहते हैं, हम आपका भी ओपिनियन लेना चाहते हैं, लेकिन टाइम की कमी के बायस No, जितना हमने डिस्कस किया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वालों का भी उससे फायदा हुआ हो। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही फरमाया। और हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे कल्चरल शोज कौन से हैं और एग्रीकल्चरल शोज हमारे कौन से हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी Thank मच। you. आज शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद शायरी की अहमियत को उजागर करना है। और अगर हम शायरी की बात करें तो मुझे लगता है दिलों में मोहब्बत पैदा करती है और लहजे में शाइस्तगी आती है। और शायरी जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत मुझे लगता है वो ख़ास लोग होते हैं, बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं जो कि शायर बनते हैं। और वो भी बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनको शायरी समझ आ जाए। हाँ, ये भी बहुत मुश्किल का बहुत से लोगों को तो Very well शायरी said। समझने में भी बहुत मुश्किल आती है। बहुत मुश्किल आती है। बिल्कुल। मुझे वो वक्त याद है जब स्कूल में शेर की तशरीह करनी पड़ती थी। कितने मार्क्स आते तो थे? वो सबसे मुश्किल काम लगता था। हैं? लेकिन वो मुश्किल वक्त जब गुजरा तो ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि पढ़ने का भी शौक तो पैदा हो जमील, गया और वैसे एक बहुत आउट ऑफ उसकी- क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाहती हूँ, जब लड़कियों को लव लेटर्स लिखते थे तो क्या उसमें पोएट्री भी लिखते थे? लड़कियों को लव लेटर लिखने वाली जहाँ तक आपने बात की है ना अब हिना, कहेंगे मैंने तो इस कभी पर एक लिखा ही अलग इस पर एक अलग शो रखें। उसमें आप मुझे गेस्ट बुलाएं, फिर मैं आपको सारी कहानियां मतलब बहुत बताऊंगा। ज्यादा लिखे हैं। बहुत ज्यादा लिखे होंगे, या फिर मैं आपके तजुर्बात से भी कुछ सीखूंगा, या मुझे I don't तो know, रिसीव हुए जो भी हैं। बहस होगी। देखिए मुझे वो तो रिसीव हुए लव लेटर्स लिखे कभी किसी को इस नहीं। वक्त तो हमारे गेस्ट आ चुके हैं। जी, जी, ठीक आप है, बहुत ही introduce स्पेशल करवाइए। गेस्ट आ चुके हैं। ये जो लव लेटर्स वाला मामला है, जी। इस पे किस दिन आप एक अलग सेगमेंट रखें। जरूर। ठीक है, प्रोड्यूसर साहब Important जो है ना हमारे ज़िशान, उनसे मैं कहता हूँ कि किस दिन मुझे एज अ गेस्ट बुलाएं। हिना के जितने भी सवाल है ना, उन सवालों का आप जवाब मैं आंसर इनको दूंगा। करेंगे जी। ऑनर तो होगा। अच्छा जी, ज़ुहैब आलम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जिस यूनिवर्सिटी में टीचर भी हैं, वहाँ इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ भी गुजारी। ज़ुहैब आलम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और भाई उर्दू और पंजाबी जबान में शायरी भी करते हैं। शायरी भी करते जबरदस्त। हैं। अच्छा, यस, हम सबसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहेंगे कि शायरी
का शौक किस तरह से पैदा हुआ और हर किसी के बस की बात नहीं है। ये मुझे लगता है एक आप में इन बॉर्न एक टैलेंट होता है जिसको फिर आप टाइम के साथ साथ पॉलिश करते हैं। तो आपको कब पता चला कि आप शायर हैं? मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में आके पता चला। आपको पता है कि अल्लामा इकबाल और फैज़ साहब और नून मीम राशिद, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा ऐसी है कि वहाँ पे जो भी आता है वो कहीं ना कहीं उसमें शायरी अगर मौजूद हो तो वो बाहर निकल आती। अलबत्ता ये है कि घर से मेरी तरबियत इस तरह हुई कि मेरे दादाजी मुझे बचपन से जो पंजाबी की एपिक्स हैं, जिनमें सैफुल मुलूक है मियाँ मोहम्मद बख्श की या हीर वारिस शाह है, वो किताबें मुझे पढ़ के सुनाते थे। तो उस वजह से मेरा बचपन से एक इंटरेस्ट था लिटरेचर में, शायरी में। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आया तो मुझे पता चला कि मैं भी शेर कह सकता हूँ। अरे वाह। जबरदस्त। तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि आज वर्ल्ड पोइट्री डे है, तो उस मुनासबत से आप एक तो कुछ चंद अशार भी अपने सुना दीजिए, और फिर दूसरा पाकिस्तान में शायरी को लेकर, क्योंकि ये अदबी महाफिल तो होती ही हैं, लेकिन मज़ीद क्या इक़दामात होने की ज़रूरत है, मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल सतह पे तो कहीं ना कहीं शायरी शायद लोग पढ़ते भी हैं और उसको सराहते भी हैं, उनकी ज़िंदगियों में अदब का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल सोसाइटी में इसको बहुत डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेट नहीं करती शायरी या लिटरेचर। ना तो इसको पढ़ने पे जोर दिया जाता है, और इसको पढ़ने वाले को अमूमन हमारे घरों में भी, मसलन मुझे याद है कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था और छुट्टियों में घर गया हुआ था, तो कुरतुल ऐन हैदर का एक नावल है आग का दरिया, बहुत मशहूर नावल है। मैं वो घर लेके गया तो मेरी अम्मा ने कहा कि ये तुम क्या लेके आ गए हो, लोग इस ऐसी चीज़ें पढ़ के पागल हो जाते हैं, अभी से पढ़ने लग गए हो तुम ऐसी चीज़ें। तो यानी ये है कि इन चीज़ों को हमारे घरों में डिस्करेज किया जाता है कि ये आशिकी माशूकी है या किसी तरह का कॉम्प्लेक्स होता है लोगों में, तो वो शायरी की तरफ रुझान देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदब हमारी ज़िंदगी, आप देखें कि इस दौर में 2023 में 22 में हमारे पाकिस्तान में ज़हनी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग एंग्जाइटी का शिकार हैं, बिला वजह के डिप्रेशन का शिकार हैं, और बहुत सारी बीमारियां हैं। तो वो जो एक हिस्सा इंसान की तस्कीन के लिए बनाया गया था, उसको तस्कीन तो कहीं से पहुंच ही नहीं रही। तो अदब बुनियादी तौर पे इंसान के उस हिस्से का कथारसिस करवाता है ताकि इंसान अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार। खूबसूरत बात। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इसको घरों में टीच करने की ज़रूरत है। लोगों को, वालिदैन को, बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि बेटा ये फजूल चीज़ नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप, अगर हम शायरों की बात करें, किस पोएट से आप पर्सनली इंस्पायर्ड हुए? जिससे आपने कहा कि आप नॉवल लेकर आए, घर में उस तरह से इनकरेज नहीं किया गया, तो बचपन से ही ये शौक होता है। फिर आप एक राइटर को, एक पोएट को जब पढ़ने लगते हैं, आपको उनकी शायरी पसंद आती है। आप किससे इंस्पायर्ड हैं? बहुत सारे शायर मुझे तो पसंद हैं। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, हमें आपने दो ही बताए। नहीं, उसकी सतुहात होती जी। मुझे मुनीर नियाज़ी बहुत पसंद हैं, मीर तकी मीर असातिज़ा में बहुत पसंद हैं जी। नए शायरों में जो अभी लिख रहे हैं उनमें ज़िया तुर्क, डॉक्टर तौसीफ तबस्सुम पसंद हैं। तो ये लोग मुझे, मुनीर नियाज़ी मेरी अव्वलीन मोहब्बत है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आया। मुनीर नियाज़ी साहब का कोई शेर जो आपके बहुत दिल के करीब हो, वो आप सुना दीजिए, उसके बाद हम जो है वो एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। मुनीर नियाज़ी साहब का शेर है, कल देखा एक आदमी अटा सफर की धूल में, गुम था अपने आप में जैसे खुशबू फूल। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। सुहेब आलम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और वर्ल्ड पोइट्री डे जिस तरह आज मनाया जा रहा है, तो हमारी कोशिश यही होती है सुनो पाकिस्तान की कि पूरी दुनिया में जो भी दिन मनाया जा रहा हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी, तो उस मुतालिक बात ज़रूर की जाए। और हमारी तालीम और तरबियत का ये एक हिस्सा है, बहुत अहम जुज़्व है, इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जी। और आज हमने आपकी एक मुलाकात भी करवाई एक बहुत ज़बरदस्त शायर से, जो कि पंजाबी और उर्दू में लिखते हैं। इनकरेज करें अपने बच्चों को कि वो पोइट्री को पढ़ें, समझें और डिस्करेज ना करें। अगर बच्चों का शौक है, अगर बच्चे ये सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ जितने भी वालिदैन हमें देख रहे हैं,
बच्चों को प्लीज जरूर और अगर आप करें। इनकरेज नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्करेज भी ना मत करें। वर्ल्ड वाटर डे कल मनाया जाएगा 22 मार्च को, लेकिन आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाटर डे के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पानी की कमी का जो सामना करना पड़ रहा है मुख्तलिफ ममालिक को पूरी दुनिया में, और इसमें साफ पानी की सहूलत के साथ साथ पीने का साफ पानी जो है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में कुछ जो रिसर्च पिछले कुछ अरसे में हुई है, कहा यह जा रहा है कि हमें 2025 तक हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने होंगे कि हम साफ़ पानी को बचाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। आपके साथ कुछ आदाद शुमार भी हम शेयर करते हैं। पीने के साफ़ पानी की फराहमी के प्रोग्राम के ज़रिए हेल्पिंग हैंड ने 2021 में पाकिस्तान भर के 29 अजला में 691 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए थे और इन मंसूबों से 3,10,000 से ज़ायद ज़रूरतमंद अफराद को पीने के साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया था। तो 2020 में भी प्रोजेक्ट्स हुए, 21 में भी, 22 में भी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनके असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर अब्दुल जब्बार खान इस वक्त हमारे साथ हैं और वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से उनसे हम तफसील से बात करते हैं। अब्दुल जब्बार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू, आई एम फाइन सर। अब्दुल जब्बार साहब, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, वो पीने के साफ पानी के लिए अब तक पाकिस्तान में किन किन मंसूबों पर काम कर चुकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपने बताया और आप जानते भी हैं कि हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी दागबिल 2006 में अमेरिका में पाकिस्तान के जो मुकीम मुसलमान थे इन्होंने डाली थी और 2006 ही से पाकिस्तान में काम कर रही है। और इस वक्त तक पाकिस्तान में 2006 से लेकर 2023 तक ये हम तकरीबन 4,000 से ज़ायद पानी के मनसूबाजात पे काम कर चुके हैं और 1.3 मिलियन लोगों को हम मुस्तफ़ीद कर चुके हैं। हमारे पानी के जो मनसूबाजात होते हैं जो आम कम्युनिटीज़ के लिए होते हैं, नेगलेक्टेड सोसाइटीज़ के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकते, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मनसूबाजात होते हैं। इसमें पानी की फ़िल्ट्रेशन से मुतल्लिक़ मनसूबाजात होते हैं। फ़िल्ट्रेशन में हम 2-3 तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो करते हैं, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं जो किसी भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को पानी से रिमूव करते हैं। इसके अलावा रिवर्स ऑस्मोसिस बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं जो ये समुंदर के खारे पानी को काबिल इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकेबल बनाते हैं। कम्युनिटी लेवल पे हैंड पंप्स होते हैं, एफ्राडिव हैंड पंप्स होते हैं, लोकल हैंड पंप्स होते हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी से चलने वाले छोटे छोटे हमारे मनसूबाजात होते हैं, पानी के पंप्स वगैरह लगाए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों के लिए ग्रेविटी फ्लो जैसे मनसूबाजात होते हैं, बोरिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, हमारे कुएँ के प्रोजेक्ट्स होते हैं और ये हम पूरे मुल्क के अंदर करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, हुकूमती सतह पर भी इस हवाले से बहुत इक़दामात किए गए कि पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए और उसकी एक मिसाल सर्विस स्टेशंस हैं जहाँ पर गाड़ियाँ वॉश होने के लिए जाती हैं या फिर कालीन्स कारपेट्स वॉश होने के लिए जाते हैं। इन सर्विस स्टेशंस को पाबंद किया गया कि ये एक ऐसे प्लांट्स लगाएं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं कि वो पानी को रीयूज़ कर सकें जो वहाँ पर इस्तेमाल होता है गाड़ी धोने के लिए, और जिन्होंने वो प्लांट्स नहीं लगाए उनको बंद किया गया, सील किया गया। आपके ख्याल में इस अमल के साथ साथ मजीद क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है? देखिए जनाब, इसमें इस तरह से है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ वो गाड़ियाँ धोने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम वॉशिंग बाथिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड लेवल पे तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे काफ़ी सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं कि उस पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं जो दोबारा उसको काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा ये है कि हम जितने भी हमारे इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनमें जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसको इस तरह के हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगें या इस तरह के हमारे कोई छोटे छोटे ज़ख़ीरे बने कि वो पानी हम दोबारा उसको रिस्टोर करें, अपनी इसी ज़मीन के अंदर रिस्टोर करें, ताकि वाटर टेबल जो है वो डे बाय डे आपको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है।
अभी इस्लामाबाद का अगर आप देख लें तो आज से 15-20 साल पहले ये 100-125 के लेवल पे पानी मौजूद था और आज ये 300 तक पहुंच गया है। और ये वक्त के साथ साथ तो ये आगे इसी तरह से ये डाउन ही होता जाएगा। हमारे पास जो वाटर स्टोरेज है, जो ज़ख़ीरा है हमारा, वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे ये जो हमारा साउथ एशिया है इसके अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसी पानी को इसकी ट्रीटमेंट करके इसको इंस्टेंटली भी रीयूज़ किया जा सकता है और इसको एज अ स्टोरेज के तौर पे हम रीस्टोर कर सकते हैं, वापस अपनी अर्थ को, वापस अपनी ज़मीन को हम दे सकते हैं, ताकि वो एक दफ़ा फिर हम इसके जो स्टोरेज हम कम कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला का एक बड़ा करम है कि हर साल बड़े पैमाने पे बारिशें भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो रिस्टोरेशन है वो ऑटोमेटिकली एक साइकिल के साथ हो रहा है। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा गैप आ जाए या ज़्यादा स्पेल आ जाए तो उस वजह से भी हमारी जो रिस्टोरेशन है वो प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो पाता। रिसर्च क्या कहती है, मैं ये भी जानना चाहूँगा, ताकि हमें देखने वाले लोग जो हैं थोड़ा एजुकेट भी हो जाएं, थोड़ी अवेयरनेस भी हो जाए। अब एक तो हमारे बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा चूँकि हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि जहां थोड़ा डर नज़र आता है तो वहां पर हम फ़ौरन से कुछ ना कुछ अमली इक़दाम करना शुरू कर देते हैं। तो उसी रेफरेंस में मैं पूछना चाह रहा हूं कि रिसर्चेस क्या हैं, कि कितने सालों तक जो है वो हमें मुश्किलात नहीं आएंगी, लेकिन अगर हमने इसी तरह बेदरेग इस्तेमाल जारी रखा पानी का तो कितने सालों का ज़ख़ीरा हमारे पास बाकी बचा है? देखें सर, ये तो आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि 2025 के बाद ख़ुसूसन ये जो एशिया है, साउथ एशियन रीजन जो है, इसमें पीने के पानी के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। और हम भी चूँकि इसी रीजन से हमारा ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास भी इस तरह के मसाइल होंगे। अभी भी आप बड़े शहरों के अंदर देख लें तो आपको पीने का पानी जो है वो उस तरह से नहीं मिलता कि जो आपके हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पे पूरा उतरता हो। जी। तो रिसर्च भी यही कहती है कि 2025 के बाद मज़ीद हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अब इस तरह शायद कोई इतनी ऑथेंटिक रिसर्च नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि बीइंग पाकिस्तान कंट्री हमारे पास ज़ख़ायर कितने मौजूद हैं पीने के पानी के, लेकिन आप यूँ समझ लें कि पूरे एक स्टडी जो हमने देखी थी कि बर-ए-आज़म एशिया जो था, इसमें जो पीने के पानी के ज़ख़ायर हैं वो शायद 3% थे, और इसकी जो यूटिलाइजेशन या जो इसकी रिक्वायरमेंट इस वक्त चल रही है वो 30% पे चल रही है। यानी ये इतना बड़ा फ़र्क अभी से है, तो आगे फ्यूचर में कितना होगा ये फिर आप खुद ही अज़्यूम कर सकते हैं कि वो कितनी हॉरिबल सिचुएशन होगी हमारे लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल जब्बार खान साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आज सुनो पाकिस्तान में आपने हमें ज्वाइन किया और तफसीलन हमसे गुफ्तगू की, और पानी की अहमियत को झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, पानी की अहमियत खास तौर पर हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करने की, मैं यही कह रही हूँ कि स्कूल लेवल पे भी हम अक्सर बच्चों को ये तो तलकीन करते हैं कि जी खाना खाने से पहले हाथ धोएं, हाथों के धोने पे बहुत एम्फेसिस किया जाता है। और जब से फिर कोविड आया है तो जो कुछ सेकंड्स हाथ धोने वाला एक तरीका बताया गया कि इतने सेकंड्स तक बच्चों को, वो उस पूरे प्रोसेस में जो आपके घर की टैप है वो खुली रहती है, और पानी का कितना जो है ना पानी ज़ाया हो रहा है। और अगर बच्चों में हम ये चीज़ इंस्टिल नहीं करेंगे अभी से, अगर बच्चों को पानी की अहमियत के बारे में नहीं बताएंगे, तो आगे जाकर इवन 2025 यानी कि कुछ 1-2 सालों में ही हालात जो है वो बहुत उसके बाद जो ज़ख़ायर हैं वो बहुत रैपिडली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो वो एक मुश्किल हालात हमारे लिए शुरू हो जाएंगे पानी की कमी को लेकर। तो खैर ये मैसेज आम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपसे नाज़रीन अब इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।